रात को मतलब फिर बहुत ही रात होती है ना वो। कोई नहीं है, बहुत ही रात होती है, सुबह भेज दिया अगर। हाँ, चल। ओके। तो आज हम अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास में शुरू खत्म किया था प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में हमने ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, वो तीनों चीजें खत्म कर ली थी। आज हमें सेकंड पी करना है। सेकंड पी इज प्राइस। और जो ये है हमारा, इसमें एक ही क्वेश्चन, मतलब पूरे उसमें पी में ज्यादा नहीं है, जैसे उसमें तो बहुत सारा था, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, ये सब। इसमें हमारे को सिर्फ एक क्वेश्चन करना है कि प्राइस क्या होता है एंड व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट इफेक्ट प्राइस, बस यही चीज है, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें, मेरे को बताओ आप कि आपके हिसाब से प्राइस होता क्या है, बताइए, सोच के बताओ, मतलब बहुत ही सिंपल ही है। बताइए प्राइस क्या होता है, व्हाट इज प्राइस, विधि का बताओ, प्राइस क्या है। सर एक प्रोडक्ट का प्राइस जिस पे वो सामान हाँ, बेच। नहीं, प्रोडक्ट का प्राइस ही तो पूछ रहा हूँ, प्राइस क्या होता है, अब आप बोल रहे हैं प्रोडक्ट का प्राइस क्या होता है। सर एमआरपी होती है कि मिनिमम। एमआरपी बोल लो, या ये बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द बायर एंड रिसीव्ड बाय द सेलर, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी विच इज पेड बाय द बायर, रिसीव्ड बाय, भाई कहाँ बैठ के पढ़ रहा है इतने अंधेरे में, इतना अंधेरा क्यों कर रखा है। नहीं, स्टडी टेबल है, लाइट है ऊपर। क्या बात, लाइट आउट, अच्छा लाइट आउट, ठीक है। तो लाइट है यार। which is received by the seller, no, sorry, हाँ, which is received by the seller and paid by the buyer in consideration of exchange of goods and services। तो क्या हो गया, आपने एमआरपी बिल्कुल सही बोला, बट उसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं कि क्या होता है हमारा प्राइस। एक सेकेंड। इट इज अमाउंट ऑफ मनी, एक चीज पूछनी थी। हाँ एक पूछ, पूछ, हाँ पूछ, जो पिछली बार, एक हाँ सेकंड। हाँ पूछ पूछ पूछ। वो वो ग्रेडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट था सर। कौन से वाला। ग्रेडिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। हाँ हाँ बिल्कुल। तो वो तो उसमें इंक्लूड नहीं हो जाता जो हेल्प्स इन, जो ब्रांड और कौन से ब्रांड वाले में? डेवलप होता है पॉइंट। एक हाँ सेकंड। देख देख देख। कुकरेजा साहब, ना तो आपने होमवर्क भेजा और ना आप टाइम पे आए हैं भाई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड में। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट नहीं, ग्रेडिंग पॉइंट कहता है कि हम अपने, जो हम एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो जो एक मार्केटियर है, वो अपनी शॉप में सामान को अलग अलग तरीके से जो रखता है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से रखता है। वो रखता है ऑन सम पैरामीटर्स, चाहे वो एमआरपी हो, चाहे वो साइज हो, और वो सब लेबल पे लिखे होते हैं। तो इसका मतलब लेबलिंग मदद करती है सामान को क्लासिफाई करने में। ये पॉइंट तो ग्रेडिंग वाला पॉइंट है। अब आप जो आइडेंटिफिकेशन वाला कह रहे हो ना, वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि कस्टमर देख के बता देता है कि ये कंपनी, कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो बेसिकली ग्रेडिंग वाला पॉइंट मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और ये वाला पॉइंट कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों अलग है। क्योंकि इसमें हमने जो लेबलिंग की इंपॉर्टेंस है या फंक्शंस है, वो हमने दो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिखा, कॉमन लिखे हैं। तो कुछ पॉइंट्स मार्केटियर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ पॉइंट्स हमारे कस्टमर, ठीक है। ठीक है। हाँ। और पता है क्या होता है पुलकित, कभी कभी ना आप, मतलब आप बहुत बार, अभी तो आपने शुरू किया है पीएचडी, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, बहुत बार ऐसा लगेगा कि सर ये पॉइंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। लेकिन उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जहाँ सीबीएसई की बुक एनसीईआरटी में है, हमें तो वहीं पे लिखना है उसको, तो वो तो हम उसको चेंज तो हम कर ही नहीं सकते ना। कुकरेजा साहब, होमवर्क क्यों नहीं भेजा आपने। सर भूल गया। हाँ भूल गए, और क्लास में भी लेट आए हैं। वीडियो ऑन कर, चल। सर देखो, जब से कोशिश ट्राई करें हम, और सर होमवर्क क्लास तो इसलिए नहीं आया क्योंकि मम्मी पापा अभी जस्ट क्वारंटीन से बाहर निकले थे। कहाँ से तो बात उनका वो करें। क्वारंटीन से। क्या हो गया मम्मी पापा को, उनका भी हो गया। यस सर। अच्छा। तो इसलिए मैं वहाँ पे सेट करवा रहा था। अच्छा चलो, कोई नहीं, आप मैसेज कर दिया करो, ऐसा कभी भी हो ना, कोई दिक्कत नहीं। आपने ओके होमवर्क सर। किया भी नहीं है। सर थोड़ा सा किया है, थोड़ा सा नहीं किया है, इसलिए नहीं भेजा। अच्छा, अब आज भेजना है सारा। यस सर, भेज दूंगा। ओके, तो अभी हमने शुरू किया था, सेकंड पी हम शुरू कर रहे थे, इसका नाम है प्राइस। तो हमने अभी ये डिस्कस किया कि प्राइस क्या होता है। इट इज द अमाउंट ऑफ मनी। अब सही है ना मम्मी पापा की तबीयत। यस सर। अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर, याद नहीं, अभी सुनना, बस सबसे सुनो अभी। पेड बाय द बायर और received by the seller
in consideration of the exchange of goods and services। तो प्राइस क्या हो गया? प्राइस होता है वो अमाउंट ऑफ मनी जो एक बायर देता है और सेलर को मिलता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, प्राइसिंग क्या हो गया? हमारे को बेसिकली प्राइसिंग की कोई डेफिनेशन हमारी बुक में नहीं है, प्राइस की ही है, तो प्राइसिंग की हम खुद ही बना लेंगे। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द प्राइस। इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द प्राइस। ठीक है, अब हमें यही आज पढ़ना है कि जब कोई भी प्रोडक्ट का हम प्राइस सेट करें, मतलब मान लो मेरा प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लो बॉटल ही है, तो इसका क्या प्राइस मेरे को रखना चाहिए, वही हमें देखना है। कि यही हमारा क्वेश्चन, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आज हम करेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं? आउट ऑफ द 4 P's, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन, आउट ऑफ द 4 P's यही वो P है, प्राइस ही एक वो P है जो कि which affects the revenues of the firm। तो बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड्स वालों का। एक क्वेश्चन आता है कि which element of marketing mix is responsible for affecting the revenues of the firm, explain it। तो आपको यहाँ पे बेसिकली लिख के आना है the element of marketing mix that affects the revenues of the firm is price, एंड प्राइस के बारे में सब कुछ समझ में आई बात? तो इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। आइए जल्दी से डेफिनेशन याद करते हैं कि व्हाट इज प्राइस। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर और रिसीव्ड बाय द सेलर इन कंसीडरेशन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जल्दी से याद करिए, प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द बायर एंड रिसीव्ड बाय द सेलर इन कंसीडरेशन ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जल्दी से याद करने की कोशिश करिए। एक ही क्वेश्चन है आज हमारा कि व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट इफेक्ट द प्राइस। हो गई डेफिनेशन वेदिका? जल्दी से याद करिए। ठीक है, चलिए एक बार बोलते हैं, इसको याद करते हैं अच्छे से। सब तीनों बोलोगे, मतलब चारों बोलोगे, मैं भी बोलूंगा। तो व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज द It is the amount of money paid by the seller paid by the buyer or or received received by the in seller in consideration of consideration of exchanging the goods and services. exchange of goods and services. services. It is the single most factor that affects the revenues of the firm. I repeat, it is the single most factor that affects the revenues of the firm। ये MCQs में भी आता है 1 मार्कर, और ये 6 मार्कर भी क्वेश्चन आता है, 6 मार्कर का भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और प्राइसिंग क्या हो गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग द प्राइस। समझ में आ गई बात? तो एक बार फिर से प्राइस बोलते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी, बोलो, paid by the paid by the buyer or received by the seller In consideration of in exchange seller of goods in and services. consideration of the exchanging exchange goods of and Exchange services। of goods and services. and services। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। पहले आप बताओ कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रहे हो, आपको एक टास्क मिला है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट करो, वो कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट, लैपटॉप, कुछ भी, मोबाइल, कुछ भी हो सकता है। तो उसका प्राइस सेट करते वक्त आप क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखोगे? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या क्या फैक्टर्स है जिसके ऊपर एक प्राइस का डिसीजन डिपेंड करता है? हम बहुत डिटेल में करेंगे, आप मुझे सिर्फ ऊपर ऊपर से बताओ आपके हिसाब से क्या क्या क्वालिटी है। ऑफ द प्रोडक्ट, क्वालिटी पे, फिर क्वालिटी, बहुत बढ़िया पॉइंट है, क्वालिटी के ऊपर हम डिपेंड रॉ करेंगे। मटेरियल जो सब यूज कंपनी भी करते हैं, डिपेंड करती है। इस पे वेदिका क्या कह रहे हैं आप? सब कंपनी भी डिपेंड करती है। कंपनी पे, उसकी गुडविल वगैरह पे, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और बताओ,
और किस सर्टेन चीज पे हो सकता फीचर्स है? ऐड करे रॉ में, जो उसमें फंक्शंस एंड फीचर्स ऐड। हाँ, फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और बताओ गिरीश, आप ट्राई करो, सॉफ्टवेयर जितना कोई एक लगे। ऐसा फैक्टर जिस जो आपको लगता है कि प्राइस को इफेक्ट करता है? तो ब्रांड नेम। ब्रांड नेम, वेरी गुड। और सब कंपटीशन की अगर कंपटीशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन। और अभी अभी भी रिलेट कर सकते हो आप कुछ चीजों को। कुछ चीजों का प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करती है, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर्स हो गए। अभी तो क्या कह सकते हैं, गवर्नमेंट गवर्नमेंट भी तो इफेक्ट करती है प्राइस, ठीक है। तो टोटल ये 6 फैक्टर्स है, ठीक है, 6 फैक्टर्स है। इसको अभी हम याद करेंगे डिटेल में। तो पहले यहाँ सर देखिएगा डिमांड, नोट। सर क्या कह रहे डिमांड भी बेटा? होता है, सर डिमांड भी होता है। हाँ, डिमांड, यूटिल उसकी डिमांड पे भी डिपेंड करेगा। तो अभी ना आप सिर्फ फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए, अभी डिटेल में पढ़ेगा। नोट्स को कर दो बंद, अभी नोट्स मत खोलो, एक ही क्वेश्चन है, बाद में खोलेंगे। सबसे पहला है यूटिलिटी एंड डिमांड, जो वेदिका ने बोला, यूटिलिटी एंड डिमांड, अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है मार्केटिंग मेथड्स, कि किस तरीके की उसकी पैकेजिंग हम कर रहे हैं, कितनी जल्दी हम डिलीवरी दे रहे हैं, मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड बाय द कंपनी। तीसरा है प्रोडक्ट कॉस्ट, आप लोगों ने सारे बोल दिए, मेन तो बोला ही नहीं। अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का बन रहा है तो मिनिमम 100 का तो वो बिकेगा ही बिकेगा। रॉ मटेरियल वगैरह बोला रॉ है। मटेरियल, हाँ बिल्कुल सही, रॉ मटेरियल आपने बोला था, मैंने सुना नहीं था। फिर फोर्थ हो गया आपका प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव, कि प्राइस मतलब मैं जब प्राइस रख रहा हूँ तो मैं चाहता क्या हूँ, मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मैं मार्केट में घुसना चाहता हूँ, या मैं चाहता हूँ कि बस जल्दी से प्रॉफिट बनाऊं और बाहर निकल जाऊं। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ द फर्म। आगे एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन आपने बोला था अभी, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। एंड लास्टली जो मैंने एक पॉइंट बोला था कि गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हमारे प्राइस को इफेक्ट करते हैं। अब हम पहले क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे एक एक, उसके बाद हम इसका स्लैंग से इसको याद करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर हम जो करने जा रहे हैं वो है यूटिलिटी एंड डिमांड। हर एक के बारे में कोशिश करेंगे 3 लाइनें लिखने की कोशिश करेंगे, किसी में ज्यादा भी हो सकती है, किसी में कम भी हो सकती है। अब देखो बच्चों, इसमें 2 पॉइंट है, यूटिलिटी एंड डिमांड, तो हम दोनों के बारे में एक एक दो लाइनें लिखेंगे। तो आप लोगों ने हो सकता है अभी तक इको में पढ़ लिया हो, यूटिलिटी क्या होता है बताइए मेरे को। यूटिलिटी क्या होता है, अगर आप लोगों ने इको में 11th क्लास में पढ़ा होगा, व्हाट इज यूटिलिटी बताइए। सैटिस्फैक्शन। हाँ, सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ एनी प्रोडक्ट। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपको ये बॉटल बेच रहा हूँ और आपको लगता है कि ये बॉटल की वर्थ आपके हिसाब से 20 रुपया है, तो क्या मैं इसको 20 रुपए से ज्यादा का बेच पाऊंगा मार्केट में, बताइए? नो नहीं, सर। ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सेट्स द यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज बेसिकली व्हाट, नीड सेटिस्फाइंग या सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ प्रोडक्ट सेट्स द अपर लिमिट। अपर लिमिट का क्या मतलब हुआ, इससे ज्यादा का हम प्राइस सेट नहीं कर पाएंगे। इट सेट्स द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस। अब देखो बच्चों, ये जो वर्ड मैंने लिखा है ना, ये वो मेन वर्ड है जो आपके पेपर में दिखना चाहिए, चाहे आप कुछ लिखो या ना लिखो, ये वर्ड आपके पेपर में जरूर दिखना चाहिए, अपर। ठीक होगी बात। तो यूटिलिटी के बारे में एक लाइन होगी। अब डिमांड के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने 11th क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, तो एक लाइन में मेरे को बता दो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है, या होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कोई बताएगा गिरीश, या पुलकित, कोई भी ट्राई करेगा? सर डिमांड कितनी चेंज हुई है मार्केट में हाँ, नहीं, ऊपर अगर किसी प्रोडक्ट की इलास्टिक डिमांड है तो उसका क्या मतलब हुआ, से चेंज होती रहती है। चेंज होती है। जैसे मतलब थोड़ा सा भी प्राइस फ्लक्चुएट हुआ तो डिमांड चेंज हुई। तो अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी इलास्टिक डिमांड है, तो क्या मैं प्राइस को बहुत ज्यादा वेरी कर पाऊंगा? नहीं कर नहीं पाऊंगा ना, सर। क्योंकि अगर ज्यादा वेरी करूंगा तो ज्यादा प्राइस डिमांड इफेक्ट होगी। और अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी इनइलास्टिक डिमांड है, जैसे आजकल ये जो भी दवाइयां चल रही है कोविड की, और मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ये लेगा ही लेगा, अगले 1-1.5 साल तक बंदा इनको छोड़ेगा ही नहीं। तो अगर मार्केटियर इसका प्राइस बहुत बढ़ा दे या बहुत कम कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी डिमांड पे, जो डिमांड उसकी होती आई है वैसे ही चलती रहेगी। तो डिमांड के बारे में हम 2 पॉइंट बोलेंगे, दैट इट इज आल्सो इफेक्टेड बाय द डिमांड। अगर किसी प्रोडक्ट की इलास्टिक डिमांड है, अगर किसी प्रोडक्ट की इलास्टिक डिमांड है, तो हम प्राइस को ज्यादा वेरी नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी प्रोडक्ट की इनइलास्टिक डिमांड है, तो उसके प्राइस को हम वेरी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो हमारे पास 3 पॉइंट हो गए।
पहला देखिए कैसे लिखेंगे हम इसको, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो इफेक्टेड बाय द यूटिलिटी एंड डिमांड, पहला पॉइंट। फिर लिखेंगे यूटिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट रेफर्स टू द नीड सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द प्रोडक्ट, इट सेट्स द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस। समझ में आ गई, 2 पॉइंट। फिर तीसरा पॉइंट, प्राइस इज आल्सो इफेक्टेड बाय द डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ द प्रोडक्ट हैज इलास्टिक डिमांड, then the marketeer will not be able to change the price much. But if the product has inelastic demand, then marketeer can change the price without the loss of demand. बताइए समझ में आ गया, अच्छे से फर्स्ट समझ पॉइंट में आ क्या गया? था? हाँ जी फर्स्ट बोलो पॉइंट, पुलकित। फर्स्ट पॉइंट। हाँ फिर से बोलता हूँ मैं, चारों पॉइंट फिर से बोलो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज आल्सो इफेक्टेड बाय द यूटिलिटी एंड डिमांड, पहला पॉइंट, ठीक है। फिर लिखेंगे यूटिलिटी रेफर्स टू द नीड सेटिस्फाइंग पावर, इट सेट्स द अपर लिमिट, और अपर लिमिट को ऐसे ही बॉक्स में डाल के आएंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, प्राइस इज आल्सो इफेक्टेड बाय द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इफ द प्रोडक्ट हैज इलास्टिक डिमांड, द मार्केटर विल नॉट बी एबल टू चेंज द प्राइस मच, but if the product has inelastic demand, the marketeer can vary the price without loss of market। बताइए, या लॉस ऑफ डिमांड, समझ में आ गया? कोई मन में कोई डाउट तो नहीं किसी के भी? क्लियर है? 4 लाइनें, अभी रीड करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो वर्ड है, ये वर्ड हमें याद करना है बहुत अच्छे से, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या था? मैंने क्या लिखा था नेक्स्ट? मैंने लिखा था मार्केटिंग मेथड्स। तो ये आज के डेट में मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाऊंगा। देखो बच्चों, आप लोग आज के डेट जो जिस तरीके का आज हमारा आज का जो हमारा सिस्टम चल रहा है, हम लोग घरों से बाहर कम निकल रहे हैं, और घरों से बाहर हम कम निकल रहे हैं तो अपनी जो रोजमर्रा की चीजें होती है वो हम ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। अब आई एम वेरी श्योर आप लोग यूज करते होगे अमेजोन पे, पेटीएम, बहुत कुछ यूज करते होगे। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अमेजोन वाला क्या करता है, अमेजोन वाले की डिलीवरी का जो सिस्टम है उसके ऊपर उसका प्राइस इफेक्ट होता है। कोई चीज आपकी मान लीजिए 500 की है, फिर अगर आप उसकी सेम डे की डिलीवरी मंगवाते हो तो उस पे 80 रुपीज ऐड कर देते हैं, अगर आप नॉन प्राइम कस्टमर हो। अगर आप 2 दिन की डिलीवरी मंगवाते हो कि चलो कल तक आ जाए तो 50 होता है, अगर आप स्टैंडर्ड डिलीवरी मंगवाते हो तो 40 होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपका प्राइस किससे इफेक्ट हो रहा है? आपका प्राइस इफेक्ट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन से या डिलीवरी सिस्टम से? यस और नो? अच्छा, अगर आप कभी बीकानेर या हल्दीराम से थाली मंगवाते हो तो एक तो वहां पे आप जाके थाली खाते हो तो उसका प्राइस 300 रुपीज कुछ है, लेकिन अगर आप पैक करवाते हो तो उस पर वो 50 रुपीज के पैकिंग चार्जेस ऐड कर देते हैं, क्योंकि उसका बहुत अच्छा बॉक्स होता है हल्दीराम और बीकानेर का, जिसमें से बिल्कुल भी सामान नहीं गिरता। वो बहुत अच्छे से उसको सील पैक करके भेजते हैं। अगर आपने कभी ट्राई किया हो तो, अगर नहीं किया तो करना, कोविड के बाद ट्राई करना, आप देखना वो थाली आती है स्पेशल और उसके एक्स्ट्रा पैकेजिंग के पैसे लेते हैं। तो ये जो हो गया, क्या मैं बोल सकता हूँ उसका मतलब प्राइस इफेक्ट हो गया पैकेजिंग से, ठीक है, पैकेजिंग से भी प्राइस इफेक्ट हो गया। फिर आप कभी कोई, मान लीजिए कोई टीवी लेने गए, बहुत आजकल तो टीवी लाख लाख रुपए के आ रहे हैं, आप टीवी लेने जाते हो तो ना टीवी जो दिखा रहा है दुकान पे, जो शोरूम पे टीवी दिखा रहा है, अगर कोई सेल्समैन बहुत अच्छे लेवल का सेल्समैन है तो प्राइस वो ज्यादा बोलता है, कोई छोटा सेल्समैन है वो प्राइस कम बोलता है। क्यों? क्योंकि इन सेल्समैन की कमीशन होती है, इन सेल्समैन की ना हर प्रोडक्ट पे कमीशन होती है। जो बड़ा सेल्समैन है वो अपनी कमीशन ज्यादा रखता है, जो अच्छा सेल्समैन है जिसको मतलब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है। जो छोटा मोटा सेल्समैन होता है वो अपनी कमीशन कम रखता है। तो हो सकता है आप एक शॉप पे गए जहाँ पे आपको एक प्रोडक्ट का प्राइस कुछ मिला और वही प्रोडक्ट का प्राइस दूसरी शॉप पे कुछ मिला। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उनका कितना एक्सपीरियंस सेल्समैन आपको चीजें दिखा रहा है। अगर बहुत एक्सपीरियंस होएगा तो हो सकता है वो कमीशन ज्यादा रख के जो शोरूम है, जो दुकान है, और इसलिए वो प्राइस बढ़ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा प्राइस किससे इफेक्ट हुआ? सेल्समैन कमीशन से भी इफेक्ट हुआ। प्लस आगे चलते हैं, आप लोग देखते हो कि जो प्रोडक्ट्स के जो मतलब अगर आपको पता हो, पेप्सी वगैरह जो होती है, ये बॉटल आती है 35 रुपीज की, 40 रुपीज की बॉटल आती है, लेकिन उसके अंदर जो पेप्सी है, जो वो लिक्विड है पेप्सी का, दैट कॉस्ट ओनली 5 to 10 रुपीज टू द कंपनी। मतलब पूरा जो प्रोडक्ट है वो 5-10 रुपए में बन जाता है, बॉटल, लेबल, सब कुछ। तो इस तब भी वो 35-40 की क्यों बिकती है? वो इसलिए 35-40 की बिकती है क्योंकि उनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? उनके ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान, ऋतिक रोशन, और ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, ये उनके ब्रांड एम्बेसडर है। और जब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज किसी चीज को मतलब एंडोर्स करेंगे तो ऑब्वियसली वो फीस भी ज्यादा चार्ज करेंगे, और जब वो फीस ज्यादा चार्ज करेंगे तो ऑब्वियसली वो फीस किस में ऐड हो जाएगी? वो फीस ऐड हो जाएगी हमारे प्रोडक्ट की प्राइस में। तो बेसिकली क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो इफेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से,
ठीक है, कितना फास्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, किस तरीके की स्पेशल पैकेजिंग है, किस तरीके का सेल्समैन आपको चीजें दिखा रहा है, उसकी कमीशन क्या है, और किस तरीके की उसकी मार्केटिंग हो रही है, उसकी एडवर्टाइजिंग हो रही है। तो इन सब चीजों से भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वो जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है, और इससे हमारे प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इनको हम कलेक्टिवली, इन सबको हम क्या बोल देते हैं, मार्केटिंग मेथड्स। कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक कंपनी जो मार्केटिंग मेथड्स यूज कर रही है, देखो जितनी जल्दी सामान आप तक पहुंचेगा वो भी एक मार्केटिंग मेथड है, एक एडवर्टाइजिंग भी मार्केटिंग मेथड है, कितने सुंदर तरीके से प्रोडक्ट आपके पास पैक होके आ रहा है जो बिल्कुल खराब नहीं हो रहा, वो भी एक मार्केटिंग मेथड है। सेल्समैन जो आपको दिखा रहा है, देखो हर सेल्समैन के बोलने से तो हम चीजें खरीदते हैं, तो सेल्समैन कितने अच्छे से आपको इन्फ्लुएंस कर पा रहा है, वो भी एक मार्केटिंग करने का ही तो मेथड है। तो जिस तरीके के मार्केटिंग मेथड से कंपनी यूज कर रही है उससे भी एक प्राइस इफेक्ट होता है। एक कंपनी बिल्कुल ध्यान नहीं देती मार्केटिंग पे और सीधा सिर्फ प्रोडक्ट बनाती है और कह अपने आप ही मतलब उसको बस एक न्यूज डाल दी कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया, ना कोई ब्रांड एम्बेसडर है, ना कोई स्पेशल टाइप की पैकेजिंग है, ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका प्राइस कम होएगा। तो जितना मार्केटिंग पे कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है वो भी हमारे प्रोडक्ट के प्राइस को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। समझ में आ गया बच्चों? तो इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे, इसके बारे में हम सिर्फ ये लिखेंगे that the price of the product is also affected by the investment in the marketing done by the company. For example, the distribution system, the packaging material, the advertisement, the salesman commission, all these factors affect the price of the product. दो पॉइंट है, समझ में आ गए? चलते अब हम थर्ड पे चलते हैं। जो हमारा थर्ड था दैट वाज प्रोडक्ट कॉस्ट। ये समझने वाला पॉइंट। देखो बच्चों, आप लोगों ने 11th और 12th में भी अभी आप पढ़ोगे शायद, आप लोगों ने 11th में इकोनॉमिक्स में बहुत तरीके की कॉस्ट का नाम सुना होगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत तरीके की एक मिनट रुकना बच्चों, आंटी एक मिनट। ओके, तो अब हम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक प्रोडक्ट को बनाने में बहुत सी तरीके की कॉस्ट आपने इको में पढ़ी होगी, इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ये कॉस्ट वो कॉस्ट। लेकिन हम अपने बीएसटी के हिसाब से हम 3 कॉस्ट लेते हैं, और वो 3 कॉस्ट क्या क्या होती है? वो 3 कॉस्ट होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद इकोनॉमिक्स। वेरिएबल कॉस्ट, एंड तीसरी होती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हो सकता है आपको इसमें से फिक्स्ड एंड वेरिएबल के बारे में तो पता भी हो, सेमी वेरिएबल के बारे में हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन मैं आपको तीनों बताऊंगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट होती है, जैसे मान लीजिए अगर इंस्टीट्यूट चल रहा होता हमारा, मतलब चल रहा होता इन द सेंस क्लासेस वहां पे हो रही होती, तो रेंट जो उस एरिया की रेंट जा रही है हमारे इंस्टीट्यूट की, वो फिक्स्ड कॉस्ट है। अब मान लीजिए एक कमरे में 50 बच्चे बैठे या 5 बच्चे बैठे, वो जो हमें रेंट देनी है हमें उतनी ही देनी है। हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो ये नहीं कहेगा कि आपके पास कम बच्चे हैं तो आप रेंट कम कर दो। तो फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट, इट इज दैट कॉस्ट which do not get, which is not affected by the level of output, ठीक है, समझ में आई? तो इट इज दैट कॉस्ट विच इज नॉट इफेक्टेड बाय द लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कि एक रूम की रेंट मान लीजिए उस फ्लोर की रेंट 50,000 है, तो अगर उस फ्लोर पे 50 बच्चे बैठेंगे तब भी 50,000 रेंट है, 5 बैठेंगे तब भी 50,000। मान लो मैंने वहां पे फैक्ट्री लगा रखी है, एक मशीन लगा रखी है, उस मशीन से 100 यूनिट बनेंगे तब भी मेरे को 50,000 रेंट देनी है, 500 यूनिट बनेंगे तब भी मेरे को 50,000 रेंट देनी है। मेरा लैंडलॉर्ड ये नहीं कह सकता कि जी आपका काम कम है तो आप कम रेंट दे दो, आपका काम ज्यादा है तो आप ज्यादा दे दो। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए? इसके एग्जांपल हो गए रेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैम की सैलरी जो हमारी फिक्स्ड एम्प्लॉइज की सैलरी होती है, फिक्स्ड एम्प्लॉइज की जो सैलरी होती है, क्यों? मान लीजिए हमारी जो रिसेप्शनिस्ट मैम है उनकी सैलरी है 20,000 या 25,000 पर मंथ। अब बच्चे आए या ना आए, या अभी वो इंस्टीट्यूट आ रही है या नहीं आ रही है, सब कुछ लॉकडाउन हुआ है, हमें वो सैलरी उनको देनी ही देनी है। तीसरा एग्जांपल क्या हो सकता है? फिक्स्ड
इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आप देखिए हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो खुल ही नहीं रहा, 10 दिन से नहीं खुला। देखिए ये थोड़ा ना कि 1 महीने का बिल ही नहीं आएगा हमारा, मान लो पूरा इंस्टीट्यूट पूरे महीने ही इंस्टीट्यूट नहीं खुलता तो बिल तो तब भी आएगा, ये थोड़ा ना बिल नहीं आएगा। हाँ, जो फिक्स्ड अमाउंट है वो तो आएगी। तो ये होती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की ये 2-3 एग्जांपल्स फिक्स्ड कॉस्ट के हो गए। अब आते हैं वेरिएबल सर कॉस्ट। लेकिन हाँ जी बोलो। सर लेकिन रेंट में जो है वो लैंडलॉर्ड बढ़ा तो सकता ही है काम देख के उसका। किसने बोला यार, एक बात बता, ये कहाँ लिखा? ऐसे कभी नहीं होता। नहीं, रेंट क्या है, रेंट किस चीज पे जा रही है, तो क्या वो कम करेगा? ऐसे कभी नहीं होता। रेंट क्या होती है, जैसे मान लो तूने मेरे को अपनी जगह दी है रेंट पे, तूने तो मेरे को जगह दी है ना, जगह की तूने मेरे को 50,000 रुपए लिए। अब उस जगह से मैं कितना कमाता हूँ उससे तेरे को क्या मतलब, तू कैसे मांग सकता है पैसे कि जी मैं ज्यादा कमा रहा हूँ तो तेरे को ज्यादा रेंट दूं? ये कहाँ लिखा है? रेंट तो अपने हिसाब सर से वो बढ़ेगी। रेंट बढ़ा सकता है ना, कहेगा रेंट बढ़ा रहा हूँ मैं। नहीं, रेंट क्यों बढ़ाएगा? रेंट एक प्लेस की जगह। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो अगर मेरा काम नहीं चला तो वो रेंट कम भी करेगा? तो कुछ वो सोच के बता। पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो कुछ सोच के बता। चल फिर ठीक है, ठीक है, रेंट बढ़ा दी, मेरा काम चल रहा है, मेरी रेंट बढ़ गई। तो क्या अगर मेरा काम नहीं चल रहा तो क्या मैं तेरे को ये बोल सकता हूँ कि मेरा काम नहीं चल रहा, मैं रेंट ही नहीं दूंगा इस बार, या कम दूंगा? ऐसा ये नहीं ऐसा बोल सकते। हाँ, नहीं होता। अभी बस कोविड के टाइम पे बहुत लोग, बहुत लैंडलॉर्ड्स ने बहुत मतलब वो देख के लोगों की परेशानी कम ज्यादा कर दी, बट रेगुलर प्रैक्टिस में ऐसा कभी नहीं होता। रेंट इज ऑलवेज अनइफेक्टेड बाय द बिजनेस। बिजनेस से क्या लेना देना? मैंने तो आपको जगह दी है, मैंने आपसे कोई कमीशन बेसिस पे थोड़ी ना जगह दी है कि आपका काम चलेगा तो मैं आपसे ज्यादा कमीशन रेंट लूंगा, कम होएगा तो, ऐसा थोड़ी ना है। रेंट मैंने आपको दे दी कि मेरी जगह आपके पास है, अब आप इस जगह से 1 लाख का बिजनेस करो, 50 लाख का बिजनेस करो, 1 करोड़ का बिजनेस करो, मुझे आपने महीने के 50,000 रुपए देने। रेंट ऐसे चलती है। ठीक है, वो तो कोविड एक ऐसा टाइम आ गया जिसमें सबको बहुत प्रॉब्लम हुई, तो कुछ लैंडलॉर्ड्स ने 1 आध महीने का रेंट माफ कर दिया लोगों का कि चलो अब रहने दो, 1 महीने का रेंट मुझे मत दो। बट इट इज वंस इन अ लाइफ टाइम वाला चीज है, ये रोज रोज नहीं होगी। ठीक है, ओके। अब आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो यार, मान लीजिए ये जो बॉटल है मेरे हाथ में, इसमें ये प्लास्टिक है। इस प्लास्टिक को बनाने में लगते हैं, मतलब इस प्लास्टिक की कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 15 रुपीज। ठीक है, अब एक बॉटल की 15 है, अगर 2 बॉटल बनेगी तो 15 इंटू 2 हो जाएगी मेरी जो कॉस्ट पड़ेगी। 3 बनेगी तो 15 इंटू 3, 4 बनेगी तो 15 इंटू 4, 5 बनेगी तो 15 इंटू 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरी ये कॉस्ट है, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, इट इज चेंजिंग विद द आउटपुट, it is changing with the output and in direct proportion, changing with the output in direct proportion। मतलब क्या हुआ, जितना मेरा आउटपुट बढ़ रहा है उतनी ही उसी प्रपोर्शन में मेरी कॉस्ट बढ़ रही है। अगर आउटपुट 1 था तो कॉस्ट 15, आउटपुट 2 था तो डबल हो गई, फिर 3 हुआ तो 3 टाइम्स हो गई, फिर 4 हुआ तो वो 4 टाइम्स हो गई, फिर 5 हुआ तो वो 5 टाइम्स हो गई। मतलब ये जो कॉस्ट होती है वेरिएबल कॉस्ट, वो डायरेक्ट प्रपोर्शन में बढ़ती है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी बुक्स है, अभी आपको बुक्स दूंगा, जैसे ये खत्म हो जाएगी लॉकडाउन वगैरह, आपके सब पास नोट्स आएंगे, तो मान लीजिए मेरे को नोट प्रिंट कराने की कॉस्ट पड़ती है, एक नोट एक पूरा सेट प्रिंट कराने की कॉस्ट पड़ती है 200 रुपए। तो अगर 2 कराओगे तो 400, 3 बच्चों के लिए कराओगे तो 600, 4 बच्चों के लिए कराओगे तो 800, 5 बच्चों के लिए कराओगे तो 1000। तो वो चेंज हो रही है इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड हियर? डायरेक्ट प्रपोर्शन। समझ में आई बात? ठीक है, अब आते हैं थर्ड कॉस्ट पे। थर्ड कॉस्ट जो होती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये थोड़ी समझने वाली कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, इसको समझाता हूं मैं गिरीश और पुलकित के एग्जांपल से। मान लीजिए ये दोनों हमारी कंपनी में, मान लीजिए सेल्स, वो सेल्स नहीं, ऐसे नहीं, सेल्स मैनेजर लगे हुए। ठीक है, सेल्स मैनेजर, सेल्स मैन नहीं बोलूंगा, सेल्स मैनेजर हो, बड़े पर्सनालिटी है भाई दोनों की। ठीक है, और इन दोनों की सैलरी है 25,000, या ज्यादा कर देते थोड़ी, 50,000 प्लस ₹10 पर यूनिट सोल्ड। तो जितना भी ये बेचेंगे उसके हिसाब से 10 रुपए पर यूनिट प्लस 50,000 तो मिलेगा ही, दोनों की सेम है। ठीक है, अब लेट अस अज्यूम कि पुलकित जो है वो तो मस्त मौला इंसान है। ठीक है, तो पुलकित ने लेट अस अज्यूम 25,000 यूनिट सेल की, 25 एक महीने में, इन अ मंथ। और वहीं पे गिरीश थोड़ा सा हमारा डेडिकेटेड है, तो गिरीश ने सेल किए 50,000 यूनिट। ठीक है, पुलकित से जस्ट डबल, बिल्कुल डबल। तो अगर देखा जाए तो सैलरी तो गिरीश की पुलकित से डबल होनी चाहिए, लेकिन लेट अस सी कि डबल होती है कि नहीं। पुलकित की सैलरी क्या होगी? 50,000 प्लस 10 इंटू 25,000, तो ये कितनी हो गई? 2.5 लाख प्लस 50,000, तो इसकी सैलरी हो गई 3 लाख। और अगर मैं पुलकित गिरीश की बनाऊं सैलरी, तो 50,000 प्लस 5 lakhs
ठीक है, तो ये सैलरी हो गई 50K प्लस 5 लाख, दैट कम्स आउट टू बी 5,50,000। अब एक बात देखो, होनी क्या चाहिए थी हमारे हिसाब से, इसके 25 से 50 इसने बेचे, है ना, तो मतलब इसने क्या किया, इसने डबल बेचे, तो सैलरी डबल होनी चाहिए थी। तो हमारे हिसाब से सैलरी क्या होनी चाहिए थी, 3 की 6 लाख होनी चाहिए थी, बट वो 6 लाख नहीं हुई और 5,50,000 हुई। तो ये कौन सी सैलरी हो, ये कौन सी कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, विच चेंजेस विद द आउटपुट, विच चेंजेस विद द आउटपुट बट नॉट इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, which changes which changes with output but not in direct proportion। आप याद करो, अभी जो हमने 2 मिनट पहले वेरिएबल कॉस्ट की थी, वो डायरेक्टली चेंज हो रही थी। अगर ये आउटपुट डबल हो रहा है तो कॉस्ट भी डबल हो रही है, आउटपुट 3 टाइम्स हो रहा है तो कॉस्ट भी 3 टाइम्स हो रही है, आउटपुट 4 टाइम्स हो रहा है तो कॉस्ट भी 4 टाइम्स हो रही है, आउटपुट 5 टाइम्स हो रहा है तो कॉस्ट भी 5 टाइम्स हो रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे बढ़ी जरूर है, 3 से वो 5.5 लाख हो गई, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी। तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है, जो चेंज तो करती है बट नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। समझ में आई बात, वेदिका समझ में आई? अब देखिए हमारी टोटल कॉस्ट क्या होती है, हमारी टोटल कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस सेमी वेरिएबल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने की जो टोटल कॉस्ट होगी, वो क्या सेट करेगी उस प्रोडक्ट का प्राइस का लोअर लिमिट। क्योंकि एक बात बताइए, अगर मेरे को इस बॉटल को बनाने में मिनिमम टोटल कॉस्ट जो आती है वो 40 रुपीज की आती है, तो क्या मैं इसको 40 से कम का बेच पाऊंगा, क्या मैं इसको 40 से कम के बेच के सरवाइव कर पाऊंगा? नहीं। तो जैसे यूटिलिटी सेट करती है अपर लिमिट, वैसे प्रोडक्ट कॉस्ट सेट करती है लोअर लिमिट। समझ में आ गया? तो इसमें हम 4 पॉइंट क्या लिख सकते हैं, 4 या 5 पॉइंट बन जाएंगे। मैं शॉर्ट जल्दी से बताता हूँ। पहला पॉइंट, प्राइसेस इफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट कॉस्ट। पहला, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। फिर हमने तीनों कॉस्ट के बारे में एक एक लाइन लिखी, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। और फिर लिखा टोटल कॉस्ट इज द टोटल ऑफ ऑल दीस कॉस्ट, इट सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द। समझ में आ गया? नो डाउट, आगे बढ़े। ओके, अब हम चलते हैं अपने फोर्थ फैक्टर पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट क्या वो होती सब, है? हाँ बोल बोल बोल, वो सब मैंने बताया ना, वो सब इको की कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसको बीएसटी से कंफ्यूज नहीं करते। बीएसटी के हिसाब से 3 कॉस्ट होती है, मैंने बताई है बात। ठीक है। हाँ, वो तो इकोनॉमिक्स में तो इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है ना। इम्प्लिसिट वो होती थी ना उनको। वो इंटरनल कॉस्ट होती है, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट हाँ होती है तो एक्सटर्नल कॉस्ट होती है। हाँ वही है। वो सब इकोनॉमिक्स का है, वो हमें वही हमारा वही। बीएसटी नहीं उसको कंसीडर करता। अब देखो, मैं कंपनी हूं, ठीक है, अब प्राइस सेट करते वक्त मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें ना हम एक टेबल बनाएंगे, अभी आप नहीं बनाओगे, मैं आपको टाइम दूंगा बाद में। इसमें हम एक टेबल बनाएंगे और एक सेकंड, बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। जब हम प्राइस सेट करती है कोई भी कंपनी, तो 4 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उसके, और उन 4 ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से हमारा प्राइस हो सकता है। देखो, ऑब्जेक्टिव एंड, अब मैं आपके सामने ना ऑब्जेक्टिव रखूंगा, आप मुझे बताना कि कंपनी का प्राइस हाई होएगा कि लो। एक बात बताओ, अगर कंपटीशन बहुत है मार्केट में और कंपनी का सिर्फ ऑब्जेक्टिव है टू सर्वाइव इन अ सर्वाइवल इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो आप मेरे को बताओ एज अ मैनेजर ऑफ द कंपनी, आप क्या सजेशन दोगे कंपनी के मैनेजर्स को कि प्राइस क्या रखना चाहिए? कम रखना चाहिए। बिल्कुल सही बोला, कम। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पे, कि अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट का लीडर बनना चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हर इंसान सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट को यूज करे, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, तो बताइए आप क्या प्राइस रखोगे? सर सर कम। कम रखोगे, क्योंकि जब प्राइस कम होएगा तभी तो लोग ट्राई करेंगे आपके प्रोडक्ट को। मान लीजिए एक सोप है, पहले से कम लोग यूज कर रहे हैं सोप, अब आपने एक नया सोप बनाया, अब आप चाहते हो कि सब आपका सोप यूज करें, वो तो तभी पॉसिबल है ना जब आप उनको एक मौका दोगे यूज करने का, कम प्राइस की वजह से। अब मान लीजिए आपका ऑब्जेक्टिव है कि यार मेरा नाम कंपनी के मार्केट में टॉप लोगों में यूज हो, ऐसा नहीं है कि कोई भी भूखा नंगा आके मेरा सामान खरीदे, नहीं, हमारा तो वो ही सामान ले जो क्लास के लोग हैं और जो
एक रिच क्लास है या एक टॉप क्लास है मार्केट की, तो मतलब वो बनना चाहते हैं कि ऐसी बात हो कि भाई अगर फोन लेना है, कोई भी फोन लेना है तो कोई भी ले लो, लेकिन अगर क्लास का फोन लेना है तो आईफोन लो, तो जैसे ऐसे नाम हो, एप्पल ने जिस अपना इस तरीके का नाम बना रखा है, तो हम बोलेंगे अटेनिंग क्वालिटी लीडरशिप, मतलब हमारा नाम क्वालिटी में लिया जाए। ऐसे नहीं कि सबके हमें सबका कस्टमर प्रोडक्ट नहीं बनना, हम चाहते हैं सिर्फ टॉप लोगों का प्रोडक्ट बने। तो बताइए आप प्राइस हाई रखोगे कि कम? हाई रखेंगे। हाई क्यों? दो वजह से, एक तो सब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ जो निश है, जो एक टॉप सेगमेंट है वो अफोर्ड कर पाएगा, प्लस जो आप इतनी मेहनत करोगे क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, वो भी तो आपकी कॉस्ट में ऐड होएगा, प्राइस में ऐड होएगा। अब 5 स्टार वगैरह वाले जो होटल्स होते हैं 50,000 का कमरा देते हैं, वही कमरा 5-6,000 का आपको उसी के साथ में भी मिल सकता है छोटे रेस्टोरेंट होटल में। क्यों? क्योंकि वो आपको क्वालिटी देते हैं, वो उस तरीके की सर्विसेज आपको देते हैं, प्लस वो नहीं चाहते कि कोई भी आके हमारे होटल में रहे, वो चाहते हैं कि क्लास एक स्टेटस वाले लोग हैं। तो आप क्या रखोगे? प्राइस हाई। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको प्रॉफिट कमाना है शॉर्ट रन में, मतलब आप ये नहीं चाहते कि आप बहुत टाइम रुको, बस आप चाहते हो कि जल्दी से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो शॉर्ट रन में, तो आप क्या करोगे? प्राइस हाई हाई प्राइस, रखोगे कि कम? हाई प्राइस। हाई प्राइस। हाई रखोगे, उससे क्या होगा? कम बिकेगा माल, लेकिन जितना भी बिकेगा उसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई हो जाएगा। अब देखो सर इसकी बच्चों, टर्म एक यूज होती थी ना, एक्सीडेंटल प्रॉफिट की, जो हाँ क्या हाँ 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 वो बिल्कुल। हाँ, क्या टर्म यूज होती है जो किसके मतलब लिए? प्रॉफिट के लिए से, जो एक्सीडेंटल प्रॉफिट मिलते हैं मतलब। अच्छा, वो सुपर सुपर नेचुरल प्रॉफिट कह रहे हो? सुपर अब नेचुरल सुपर प्रॉफिट, प्रॉफिट ऐसा कुछ होता था, वो सुपर टर्म। प्रॉफिट, हाँ। नहीं, उसकी इधर जरूरत नहीं है, इधर कोई ऐसी जरूरत नहीं है। तो ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव है। ये जो टेबल है ना, आपको पेपर में टेबल नहीं बना के आनी, पेपर में आपको 4 पॉइंट्स में लिख के आना है। ये सिर्फ याद करने के लिए। देखो मैंने यहाँ पे भी ना क्या किया, आपने देखा ही होगा, मैंने अंडरलाइन किया है। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव्स को याद करने का एक मैंने छोटा सा स्लैंग बना लिया, सोप। ठीक है ना? ये इससे याद हो जाएगा। पेपर में आपको पूरा लाइन में लिख के आना है कि इफ द कंपनीज ऑब्जेक्टिव्स कैन बी एज फॉलोज। पहला, if the company's objective is to survive in a competitive market, then company will keep a low price। आपको पूरी पूरी लाइन लिख के आनी है। if अभी रुक जाओ, मैं टाइम दूंगा आपको। if the company's objective is to obtain market leadership, then company's price will be low। if company's objective is to attain quality leadership, then company will try to keep higher price। if company's objective is to maximize profit in short run, then company will keep higher price। आपको सेंटेंस में ही लिख के आना है, बट ये टेबल में आपको बनवाऊंगा, ये याद करने के लिए आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? और ये हमने इसका स्लैंग बना लिया, सर्वाइवल इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, अटेनिंग क्वालिटी लीडरशिप एंड प्रॉफिट मैक्सिमम। ठीक है, आगे बढ़े? समझ आ गया बुलकित? ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने 5वें पॉइंट पे, जो हमारा 5वां फैक्टर था, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन। बहुत ही इजी है। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें बहुत कंपटीशन है, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है जिसमें बहुत कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली हम क्या नहीं कर पाएंगे? हम ज्यादा प्राइस को वेरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम ज्यादा प्राइस वेरी करेंगे तो कोई जो हमारे कस्टमर्स है वो कॉम्पिटिटर्स के प्राइस ले लेंगे, प्रोडक्ट ले लेंगे। तो अगर हमारा कंपटीशन हमारा प्रोडक्ट ऐसा जिसमें कंपटीशन नहीं है, तो हमारे पास फ्रीडम है, हम अपने प्राइस के साथ ज्यादा चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट की कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो हम प्राइस को चेंज नहीं कर। और लास्ट फैक्टर क्या है हमारा? गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन क्या कहता है? बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स है, जैसे अभी अभी की मैं बात करता हूँ, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसमें क्या प्रॉब्लम होती है कि उसके लिए कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार है कस्टमर। जैसे अभी की अगर हम बात करें, जो मेडिसिन है, जो ये ऑक्सीजन हो गया, रेमडेसिविर हो गया, जो मेडिसिन है जिसके लिए कस्टमर हजारों क्या लाखों रुपए देने के लिए तैयार है, तो उसमें क्या हो सकता है? कस्टमर के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है। और वो एक्सप्लॉइटेशन ना हो कस्टमर के साथ, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है और इन प्रोडक्ट्स को असेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर कर देती है। और जैसे ही कोई प्रोडक्ट असेंशियल कमोडिटीज डिक्लेयर हो जाता है, तो उसका एक प्राइस रेंज गवर्नमेंट सेट कर देती है, और कंपनी को उसी प्राइस रेंज के अंदर प्रोडक्ट का प्राइस रखना होता है। आप याद करो, पिछले साल इसी टाइम पे जो मास्क थे और जो सैनिटाइजर थे वो 500 रुपए के बिक रहे थे, और उसके बाद सीधा वो हाफ हो गए। जो मास्क पहले 50 रुपए के बिक रहे थे, वो बाद में 5 रुपए के बिक रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर कर दिया था कि इसका प्राइस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। जो RT-PCR टेस्ट है, जो कोविड का मेन टेस्ट है, जो अब 800 बड़ी रुपीज में होता है,
हाँ अब 800 में होता है, ये पहले 2400 का हुआ, फिर उसके बाद 1600 का हुआ, और अब फाइनली इसका प्राइस डिक्लेयर कर दिया गया है 800। कोई भी लैब हो दिल्ली में या दिल्ली के बाहर का मुझे नहीं पता, दिल्ली में कहीं पे कोई भी लैब हो तो ये टेस्ट अब 800 रुपए में ही होएगा, इससे ज्यादा वो चार्ज ही नहीं कर सकते, क्योंकि इस टेस्ट के लिए वो कंपनीज लैब वाले हजारों 4000 2000 5 ऐसे प्राइजेस चार्ज कर रहे थे और कस्टमर की एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी। तो जो वीट हो गया, वीट नहीं वीट, तो वीट हो गया या जो भी चीजें होती है हमारे खाने पीने की या जो दवाइयां होती है, इनको कंपनी गवर्नमेंट क्या डिक्लेयर करती है, एसेंशियल कमोडिटीज, और ये उसका प्राइस सेट कर देती है और इससे ज्यादा हम प्राइस इसका नहीं चार्ज कर सकते। तो देखो हमने तीन फैक्टर्स पढ़े, मैं सारे बताता हूँ आपको। पहले फैक्टर में हमारा वर्ड था अपर लिमिट, पहले फैक्टर में हमारा वर्ड था अपर लिमिट, हमारा को ये वर्ड जो है वो लिखना ही लिखना अपर लिमिट। फिर दूसरा फैक्टर जो हमने किया मार्केटिंग मेथड्स, उसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं था। तीसरा प्रोडक्ट कॉस्ट में हमारा वर्ड था लोअर लिमिट, हमने ये वर्ड याद करना ही करना है, ये लिखना ही लिखना है। फिर हमारा फैक्टर आया ये ऑब्जेक्टिव, जिसमें हमने ये चारों ऑब्जेक्टिव्स याद करने हैं, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा स्लैंग भी बनाया। और फिर हमारा आया पांचवा एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, जिसके लिए कोई ऐसा वर्ड नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस के लिए अगेन हमारा वर्ड आ गया एसेंशियल कमोडिटीज। तो ये हमारे 6 पॉइंट है, जिसमें हमारे 3 में हमारा, हाँ 3 में हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमारे को लिखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका स्लैंग बताता हूँ। देखो थोड़ा सा स्लैंग में ऐसे ही है, थोड़ा बुरा सा मत मानना, ठीक है। हाँ, इसका स्लैंग है अगली माइंडेड। मैंने थोड़ा सा ऐसे भी होने चाहिए, अगली माइंडेड पूनम पांडे। देखो देखो पुलकित के चेहरे पे हंसी आती हुई, इज एक्सट्रीमली गॉर्जियस। ठीक है, तो जल्दी से पहले हम हेडिंग से याद करिए, फिर इसको रीड करेंगे। यू से यूटिलिटी एंड डिमांड, एम से मार्केटिंग मेथड्स, पी से प्रोडक्ट कॉस्ट, पी से ही प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, एंड ई से एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, एंड जी से हमारा गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशन। जल्दी से याद करिए हेडिंग्स, फिर हम इसको रीड करेंगे। आज का सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे। हो गई हेडिंग साहब? दिव्यांश, वेदिका, गिरीश, हटाओ जल्दी जल्दी करो, करो पुलकित। तो यार आप लोगों के स्कूल मतलब कब से रीओपन होएंगे, मतलब इन द सेंस छुट्टियां कब से? नोटिस तो आया था 9 जून का, लेकिन हमारे स्कूल ने बोला है अंटिल द फर्दर नोटिस। मतलब बेसिकली मई पूरी छुट्टियां है आप लोगों की? सर जब तक कोरोना शायद से तब तक छुट्टी देगी। नहीं, ऑनलाइन तो शुरू हो जाएगी ना, मैं पूछा ऑनलाइन भी कब तक आपकी छुट्टियां है? सर फर्दर नोटिस तक कुछ बताया नहीं है अभी अभी आपकी कोई क्लासेस नहीं हो रही, चाहे ऑनलाइन भी नहीं हो रही अभी आपकी? टीचर वगैरह पॉजिटिव है कुछ कुछ एंड बच्चे भी है, सर एक की आज हमारे रोज स्कूल कुछ में ना कुछ डेथ भी लिख हो ही गई। देते थे कि अच्छा अच्छा, ओके। नॉट वेल, तो अटेंडेंस ही नहीं थी। नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी ऑनलाइन क्लासेस भी सस्पेंडेड है सारी? हाँ सस्पेंडेड। और अभी सर कुछ 9 जून तक बोल रखा है कि नहीं हुई? सस्पेंडेड है, लेकिन हमारे स्कूल ने ऐसा बोला नहीं कि स्पेसिफिक डेट क्या है। अच्छा, डेट कुछ नहीं बोली, मतलब मिनिमम 10 से 15 दिन तो है ही, अभी नहीं होगी क्लासेस, है ना? अभी 10-15 दिन sir. तो है। हाँ, और अभी आप लोगों की मैम ने तीनों एक ही क्लास में हो तुम नहीं सर, तीनों? तो आप तीनों को अभी मैम ने वेदिका कितना? मेरी क्लास में है। कौन? पुलकित मेरी क्लास में। अच्छा, पुलकित और वेदिका एक क्लास में। लेकिन बीएसटी की टीचर सेम है थी। अच्छा, तीनों के सेम है। तो अभी आपको मैम ने कितना करवाया है? अभी अभी मार्केटिंग भी आधा ही हुआ है? नहीं पता, किसी को नहीं पता, तीनों को नहीं पता? सर मेरे ख्याल से मैंने खत्म अटेंड हो भी गया करी। है। अच्छा सर मेरे ख्याल से खत्म हो गया, क्योंकि मैम ने क्वेश्चन आंसर भी करवा रही थी चलो, और मैं वो इसलिए टेस्ट पूछ रहा लेना हूँ, भी जब चालू अब हो गई आपका थी। स्कूल रीओपन होएगा ना, तो हम स्कूल के साथ पहुंच जाए बस, मतलब मार्केटिंग खत्म हो जाएगा, मैं फिर उसके बाद हम अपना फर्स्ट बुक पे आ जाएंगे। मैं बस ये पूछ रहा था कि स्कूल रीओपन जब भी अब आपका हो, रीओपन मतलब ऑनलाइन क्लासेस, तो हम हमारा एटलीस्ट उतना हो जाए जितना हमारा स्कूल में हो चुका है, बस फिर उसके बाद हमारी स्पीड सही हो जाएगी। ये मैं मैं बताता हूँ सर कहाँ तक हुआ है। कहां तक हुआ बता? लास्ट लिंक मैम ने ब्रांडिंग का भेज रखा है एक, मैं बताता हूँ। ब्रांडिंग का लिंक भेजा हुआ है? फिर तो यार उसके बाद तो ब्रांडिंग तो हुआ पुलकित, ब्रांडिंग हो चुका है, चैप्टर रीडिंग खत्म हो चुकी है।
चैप्टर यार तेरी क्लास अलग भी तो है गिरीश, उसकी क्लास अलग अरे है। हमारी टीचर सेम है, हमारे साथ सारी क्लास हमारी एक साथ अच्छा होती यार, है। एक तो लिंक मुझे भेजियो पुलकित, अभी भेज दे मेरे को। एक तो मैम ने जो लिंक्स भेजे है ना ब्रांडिंग वगैरह के, कोई भी एक दो क्लास के लिंक मेरे को भेज दो। सर एक मिनट में मैम पता, से एक पूछ मिनट ना में वो लेना, पूछता हूँ मैंने कि कितना रिस्पॉन्ड हुआ रिस्पॉन्ड है। मैंने ग्रुप पे मत भेजो, पर्सनली मेरे को भेज दे एक दो लिंक, मैं जरा देखूं तो मैम कैसे कैसे कराती है। सर मैंने मैम से पूछ सकते हैं ना नेक्स्ट क्या होएगा, तो फिर उससे हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं मत नेक्स्ट तो नेचर ही पूछो होएगा भाई, आपका, मत पूछो। हमेशा ऐसे ही होता है, फर्स्ट चैप्टर ही होता है नेक्स्ट तो। अच्छा मैम से मत पूछो, मैम से मत पूछो यार, कोई नहीं, हम ठीक है। सर नहीं इनकी तो सर, पहले साल है, मैं तो पिछले साल भी पढ़ चुका हूँ ना। हाँ नहीं नहीं मत पूछो मत पूछो, वो कोई ऐसी कोई कोई हमारे को कोई दिक्कत। राजता मैम है सर, आप देख लेना। मैं वो तो मैं तभी तो पूछा हूँ, एक बार मेरे को भेजियो, मैं जरा देखूं तो मैम ने कैसे करवाया। ये लिंक नहीं खुलेगा, मैंने रिस्पॉन्ड करा है उस पर। क्यों क्यों नहीं खुलेगा, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर से खुलता है? अरे मतलब रिस्पॉन्ड क्लासरूम पे करा खुलता है। एक ही बार खुलता है, मतलब मैंने कर दिया रिस्पॉन्ड। अच्छा ओ भाई वो जो मैम ने भेजा है वो टेस्ट का लिंक है। वही तो बोल रहा हूँ। अरे नहीं, सर जो मैम टेस्ट मैं वीडियो मांग रहा हूँ जो मैम जैसे। ओके तो जल्दी से बताइए मेरे को, यू से क्या था? यूटिलिटी एंड डिमांड, डिमांड। एम से? एम से मार्केटिंग मेथड्स यूज, मार्केटिंग मेथड यूज। पी से प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट। दूसरे बी से प्राइसिंग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद ई से एक्सटेंट extent ऑफ of कंपटीशन, सेंटर competition, ऑफ कंपटीशन। लास्टली गवर्नमेंट लीगल एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। एंड रीड लीगल कर रहा है, है। रीड कर रहा है तो। मैं नहीं आंखें बंद करके बोल। बिना देखे बोल रहा है यार, ऐसे मत बोल, तू तो बोल ही नहीं रहा, तू तो बोल ही नहीं रहा बोल के। मैम ने करे ही नहीं अभी। तो क्यों नहीं याद किया? जल्दी से याद कर 6 पॉइंट, जल्दी से, फिर रीड करने में जल्दी से याद कर, 2 मिनट दे रहा हूँ, वरना 10 बार लिखवाने का लिखना पड़ेगा देखो आज। बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बार टेस्ट जो भी होगा, पहला टेस्ट तुम लोगों के पूरे नंबर चाहिए मेरे को, और बच्चे चाहिए बाल भारती से, पहले भी समझा रहा हूँ, ये ना हो कि बिल्कुल ही बेकार नंबर लेके आओ। पिछली बार बाल भारती के 25-30 बच्चे थे, इस बार कम में, जल्दी से इस बार बोलो बच्चों को। चलिए हो गया पुलकित? और थोड़ा ध्यान रखो यार अपना, और ध्यान रखो। हो गया सर। चलिए अब रीड करते हैं, अभी नहीं पूछूंगा जैसे, अभी को थोड़ा ना पूछूंगा, थोड़ी देर बाद पूछूंगा। आइए कम टू पेज नंबर 13 पे आइए, नोट्स पे। प्राइस may be defined as the, नीचे नीचे है, amount of money, अंडरलाइन करिए, amount of money paid by the buyer or received by the seller in consideration of the purchase of goods and services। ठीक है, उसके बाद सीधा आ जाइए 5th बुलेट पे, प्राइस, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, हाईलाइट करिए। इट इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग द रेवेन्यूज एंड द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ये एमसीक्यू में भी पूछा गया पॉइंट, और ये एक्सप्लेनेशन में भी आया। एमसीक्यू में क्या आया कि which factor is the, which element of marketing mix is the single most factor that affects the revenues, तो आपका आंसर प्राइस होगा। ओके अब आइए नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले यहाँ पे जो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसके लेफ्ट पे स्लैंग लिख लीजिए एक बार, फिर हम एक एक करके इसको डिस्कस करें। जल्दी से स्लैंग लिख लीजिए पहले एक बार। ओके आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। मैंने इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, मैं अभी आपको बताता रहूंगा पॉइंट्स में कैसे लिखना है। पहला, प्रोडक्ट कॉस्ट। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कॉस्ट सेट्स द लोअर लिमिट ऑफ द प्राइस। पहला हो गया ये, ठीक है, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये हो गया, उसको ऐसे ब्रैकेट कर लीजिए, पहला पॉइंट हो गया। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द प्राइस शुड रिकवर द टोटल कॉस्ट इन द लॉन्ग रन इंक्लूडिंग अ फेयर रिटर्न। इसको आप छोड़ भी सकते हो, याद हो जाए तो बहुत। दो, तीसरा, देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ कॉस्ट, नेमली फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तीसरा पॉइंट, fixed costs are those costs which do not vary with the level of production. For example, rent of building, salary of manager, basically a fixed salary of manager. Variable costs are those costs which vary in direct proportion. Underline करिए, in direct proportion with the level of activity. For example, raw materials, power, labor, etc. And नीचे, semi variable costs are those costs which vary with the level of activity.
but not in direct proportion. बेटा आप यहाँ पे ऐसा करो, ये जो एग्जांपल है ना, इस एग्जांपल को एक बार लेफ्ट में कॉपी कर दो, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, इससे आपको बेसिकली याद करने में आसानी होगी। जब आप 1-2 महीने बाद पढ़ोगे तो आपको ऐसा नहीं आएगा कि बिल्कुल ही आप भूल गए, आपको याद आ जाएगा। ये जो एग्जांपल मैंने दिया था, जल्दी से शॉर्ट में लिख लो, जैसे मैंने लिखा हुआ छोटा सा ना, ये एग्जांपल पुलकित गिरीश या एक्स एंड वाई लिख लो, इससे आपको बड़ी जल्दी से पूरी क्लास याद आ जाएगी। और वैसे भी रिकॉर्डिंग तो आपको मिलती रहती है सारी क्लासेस की। ओके, लिख लिया? ओके, आगे चलते हैं। सेमी वेरिएबल, हाँ, तो फॉर एग्जांपल compensation of a salesperson may include a fixed salary of 10,000 plus 5% commission on sales. With the increase in the sales, the compensation will increase but not in direct proportion. तो मैंने एग्जांपल आपको लिखवा दिया। टोटल कॉस्ट आर द सम टोटल ऑफ फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब आइए यूटिलिटी में, इसमें हम अपने 3 या 4 पॉइंट बनाते हैं। पहला, यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द प्रोडक्ट एंड कस्टमर डिमांड सेट्स द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस। ये पहला पॉइंट हो गया। अपर लिमिट वो वर्ड है जो आपके पेपर में दिखना ही दिखना चाहिए। आगे अकॉर्डिंग, ये नेक्स्ट पॉइंट मार्क करिए इसको। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, कंज्यूमर बायज मोर यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट एट अ लोअर प्राइस देन अ हायर। ये दूसरा पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इफेक्टेड बाय प्राइस इलास्टिसिटी। तीसरा पॉइंट, व्हेन द डिमांड इज इनइलास्टिक द फर्म कैन चार्ज हायर प्राइस विदाउट मच लॉस ऑफ मार्केट। Next point, however, when the demand is elastic, a slight change will affect the demand by big magnitude. Magnitude का क्या मतलब होता है? Magnitude, बिगर अमाउंट। हाँ, अमाउंट कह लो, क्वांटिटी कह लो, बिगर अमाउंट। इन सच अ सिचुएशन, बस इतना काफी, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, एक्सटेंड। इलास्टिक वाले में ही इंक्लूड होनी चाहिए लास्ट 2 पॉइंट, तो 3 हाँ तो हाँ हाँ, इलास्टिसिटी वाले में कर लो, एक ही पॉइंट बना लो। मतलब आप पॉइंट अलग अलग भी बना सकते हो, एक में भी बना लो, मिनिमम 3 पॉइंट, 2 या 3 पॉइंट होने चाहिए। Okay. Extent of competition. Competition is another important consideration for fixing the price. Pehla point. When a firm does not face any competition, it can enjoy complete freedom. Second point. But when there are competitors selling the same products, the pricing freedom is reduced. तो ये आपके 3 पॉइंट है। गवर्नमेंट वाले बात है, in order to protect the interest of public against unfair practices in the field of price fixing, मतलब जहां एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है, दवाइयां के प्राइसेस, जो दवाई 10 रुपए की होती है वो हजारों की हो सकती है, दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। गवर्नमेंट कैन इंटरवीन एंड रेगुलेट द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज बाय डिक्लेयरिंग देम एज एसेंशियल कमोडिटीज। तो अंडरलाइन करिए एसेंशियल कमोडिटीज, ये वो वर्ड है जो आपके पेपर में दिखना ही दिखना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, राइस, शुगर, व्हीट एक्सेट्रा। प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव में बेटा जो पहला पॉइंट है ना, ए, ये सारा मतलब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव को सारा कट कर दो, सारा कट कर दो, और यहां लिखो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का, द वेरियस प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म कैन बी, द वेरियस प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म कैन बी एज फॉलोज। और उसके बाद ना आप ये टेबल बनाओ, ये टेबल बनाओ जल्दी से, छोटी सी। और पुलकित रुचि क्या क्या करिए आजकल? क्लास, उसकी ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हो गई है कि मेरे ख्याल से उसके बाद भी हो चुका है बहुत कुछ। यस सर, ग्रेजुएशन तो होगी वो। अब क्या करिए वो? शादी? नहीं नहीं, अभी तो क्या नहीं। क्या करवा दे फिर? अभी इसने मैक्स मिलर से कोर्स करा था सर, जर्मन का, एंड अच्छा, बीएड करी थी। बीएड की है उसने? यस सर। टीचिंग में आना चाहती है? यस सर। बोल, उसको बोलना एक बार मेरे को मैसेज करेगी।
जब टाइम ऑफ यस सर बोल। चलिए बना लिया, टेबल बनाइए और ये एरोज वगैरह बिल्कुल ऐसे बनाइए और साथ में स्लैंग पे लिखिए सो। और गिरीश, राधिका का तो ग्रेजुएशन अभी नहीं हुई होगी ना कंप्लीट, लास्ट ईयर में होगी ना? यस सर। चलिए बना लिया। अब देखो बच्चों, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में आप ऐसे नहीं। मार्केट शेयरिंग की क्या लिखता है? लीडरशिप। कहाँ पे? हाँ, ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप सेकंड। थर्ड आप लिखो अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप, या क्वालिटी लीडरशिप है ना, वहाँ प्रोडक्ट क्वालिटी का, अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप। बेटा पेपर में आप ये टेबल नहीं बना के आओगे, पेपर में आप 4 पॉइंट्स बना के आओगे, ABCD आप उस पर लिख के आओगे। इफ द कंपनीज प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव इज टू सर्वाइव इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, इट विल कीप अ लोअर प्राइस। if the B point, if the company's objective is to obtain market share leadership, it will keep a lower price। मतलब वहां पे आपको सेंटेंस फॉर्म में लिखना है, ये सिर्फ आपको याद करने के लिए बोला है, या आप लिख भी लो वहां पे टेबल नहीं बनानी, वहां पे आपको सेंटेंस फॉर्म में लिख के आना है। लेकिन ये याद हो गया तो सेंटेंस पे तो ऑटोमेटिकली आप लिख लो। समझ में आ गई बात? यस सर। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, जो हमारा लास्ट पॉइंट है। मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, सॉरी, price fixation process is also affected by other elements of marketing such as distribution system, underline करिए distribution system, quality of salesman, quality and amount of advertising, एंड सेल्स प्रमोशन, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग एक्सेट्रा। तो हमने इसमें से काफी सारे डिस्कस किए थे। हमने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिस्कस किया था, हमने एडवर्टाइजिंग डिस्कस किया था, हमने सेल्समैन वाला डिस्कस किया था, हमने पैकेजिंग डिस्कस किया था, और सेल्स प्रमोशन हो गया कि कंपनी कैसी स्कीम्स दे रही है, 1+1 2+1, तो उससे भी प्राइस इफेक्ट होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो प्राइस में हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन था जो हमारा खत्म हो गया। मेरी अभी दिव्यांशी से बात नहीं हुई, मैं उसको एक बार पूछ लूंगा। अब एक बार हमारा जो थर्ड पी है, प्लेस, हम उसके बारे में सिर्फ आज एक लाइन डिस्कस करेंगे। अगर वो डिटेल में, मैं मैम से भी बात कर लूंगा, अगर डिटेल में हुआ, क्योंकि अभी उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, तो हम डिटेल में कर लेंगे, अगर डिटेल में नहीं हुआ तो हम आगे बढ़ेंगे। तो एक लाइन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक अच्छा प्रोडक्ट हमने बना लिया, उसकी अच्छी ब्रांडिंग हो गई, पैकेजिंग हो गई, लेबलिंग हो गई, और उसका प्राइस भी सही से रख लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट डिसीजन है वो है लोगों तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना। ऐसा ना हो कभी भी कि लोग खरीदना चाहते हैं प्रोडक्ट, लेकिन हम उन तक प्रोडक्ट ही ना पहुंचा पाए। तो प्लेस जो हमारा थर्ड पी होता है, इट इज कंसर्न विद, इट इज कंसर्न विद, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? Sorry. हाँ, it is concerned with making the product available at the right place so that customers can buy the same। ठीक है, इसमें हमारे को 2 डिसीजन लेने होते हैं। पहले ये डिटेल में था, लेकिन लास्ट ईयर एक कोर्स में से कट गया ड्यू टू कोरोना। अब इस साल का मेरे को पता नहीं है, वो मैं पता कर लूंगा। प्लेस में 2 डिसीजन क्या लेने होते हैं। पहला डिसीजन तो मार्केट ईयर को ये लेना होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को खुद बेचेगा या फिर होलसेलर, रिटेलर्स एक्सेट्रा की मदद लेगा। तो पहला डिसीजन क्या होता है? टू डिसाइड अबाउट द इंटरमीडियरीज टू बी यूज्ड, इंटरमीडियरीज टू बी, intermediaries to be used such as wholesalers, retailers, agents, etc. इनको हम बोलते हैं that is channels of distribution, COD, channels of distribution। तो पहले तो डिसीजन ये लेना है, जैसे मान लीजिए मैकडॉनल्ड्स है, वो अपने प्रोडक्ट्स खुद बेचते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई और बेकरी शॉप है, वो अपने प्रोडक्ट्स किसी और के थ्रू बेचते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि हमें अपने प्रोडक्ट्स खुद बेचते हैं या हमें होलसेलर्स वगैरह की मदद लेनी है। और दूसरा, फिर फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल हैंडलिंग एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स, and movement of goods from the place of production, from the place of production to place of consumption। मतलब एक बार ऑर्डर जो आ गया, उसके बाद वो प्रोडक्ट को प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुंचाना, इसको हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 2 डिसीजन हमें लेने होते हैं अपने थर्ड पी के अंदर, जिसका नाम होता है प्लेस।
जैसे हमने प्रोडक्ट में एक डिसीजन लिया, सॉरी 3 डिसीजंस लिए, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। प्राइस में हमने एक डिसीजन लिया, प्राइस का सेट करना। प्लेस में हमारे 2 डिसीजंस होते हैं, पहला चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये डिटेल में है या नहीं वो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, अगर होएगा तो हम डिटेल में पढ़ लेंगे, अदरवाइज हमारा ये पी भी खत्म हो गया, फिर हम अपने 4th पी पे चलेंगे, प्रमोशन। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? अब आप लोगों ने जो फ्लो चार्ट, होलसेल एजेंट एंड रिटेलर में मतलब खुद बेच रहा है। नहीं रिटेलर खुद नहीं होता। जैसे मान ले स्टेशनरी है, मैंने मान लो बुक्स बनाई, मैं सॉरी रजिस्टर बनाए, रिटेलर का मतलब होता है जो आपके घर के साथ स्टेशनरी शॉप है वो। अगर मान लो कि क्लासमेट वालों का एक्सक्लूसिव स्टोर है कहीं पे दिल्ली में, जहां पे सिर्फ क्लासमेट के रजिस्टर्स वगैरह मिलते हैं, तो वो हो गया डायरेक्टली बेचना। और अगर मान लो क्लासमेट के रजिस्टर आपके घर के पास स्टेशनरी वालों पे मिलते हैं, गर्ग स्टेशनरी, गुप्ता स्टेशनरी, ये स्टेशनरी, वो स्टेशनरी, तो वो हो गया रिटेलर्स। ठीक है, डायरेक्ट वाला तो लिखा ही नहीं गई। हाँ डायरेक्ट इसमें ही है ना, सच एज ये, या फिर मतलब डिटेल में नहीं पढ़ते ना, इसी में पढ़ते हैं। एक्चुअली चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारे 4 तरीके के होते हैं, 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल एंड 3 लेवल, बट वो अगर डिटेल में होएगा तभी करेंगे। एंड फिजिकल एंड हैंडी में लाइक ट्रांसपोर्टेशन हाँ एग्जैक्टली, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सब। ठीक है सर। तो ये अगर कोर्स में होएगा तो हम करेंगे, मतलब वैसे तो है, लेकिन लास्ट ईयर कट गया था क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा कोर्स कटा था, तो मुझे लग रहा है वो इस बार भी शायद कट जाए, मुझे लग रहा है, तो मैं वो पता करूंगा। सर मैं पूछता हूँ, एक है दोस्त हाँ या सारी तो उससे पूछ ले अटेंड कर। कि, हाँ या तो ये पूछ लो, बस आप मुझे ये बता दो कि प्लेस में क्या क्या है, या ये पूछ लो कि मार्केटिंग में से क्या क्या कटा हुआ है, क्योंकि प्रमोशन में भी थोड़ा सा कटा हुआ था। अगर ये बता देना मेरे को, मैं भी पता कर लूंगा, आप भी पता कर लेना, मैं मेरे को करता थोड़ा, हूँ अभी थोड़ी हाँ देर मेरे को में। मैसेज कर दियो उसके बाद। ठीक ठीक, है सर। तो ये अच्छा, अब आप लोगों ने जो फ्लो चार्ट मैंने आपसे बनवाया था, जिसमें कल हमने प्रोडक्ट के बारे में बनाया था, उसके नीचे 3 डिसीजंस आपने बनाए थे, ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। तो आज आप क्या करोगे, इसको कंटिन्यू करते हुए आगे प्राइस के नीचे 6 फैक्टर्स लिखोगे अपने, जो हमने 6 फैक्टर्स लिखे ना सिर्फ हेडिंग से। ठीक है, समझ में आ गई बात? और उसके बाद प्लेस आप अभी हेडिंग का नाम डाल देना, अभी इसको डिटेल कंप्लीट मत करना, इसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे जब देखते हैं कि वो ज्यादा डिटेल में है या कम। इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अब आज का आपका होमवर्क क्या है, अब आपकी क्लास में ट्यूसडे को रखेंगे, अब आपको 4 दिन की छुट्टी है, अब आपकी क्लास ट्यूसडे को है 12 बजे। ठीक है, और मैं जब तक मैं भी डिस्कस कर लूंगा किसी से, आप भी डिस्कस कर लेना, अगर प्लेस हुआ तो डिटेल में कर लेंगे, वरना प्रमोशन करेंगे। तो आज का होमवर्क है आपका कि आपको मेरे को प्राइस के सारे फैक्टर, हेडिंग्स लिखनी है 2 टाइम्स, लिख लो, और गिरीश भूलना नहीं है, 2 टाइम्स हेडिंग, और एक बार डिटेल में भी लिखना है, एक बार डिटेल में भी लिखना है। अभी तक मैंने डिटेल में नहीं लिखवाया, आपके पास 4 दिन की छुट्टी है, डिटेल में याद करके आपको लिखना है हर पॉइंट के बारे में 3 पॉइंट्स कम से कम, 2 से 3, 2 से 3। ठीक है, एक बार डिटेल में लिखना है और हेडिंग्स 2 बार। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। हम ट्यूसडे को 12 बजे मिलेंगे, और आपको होमवर्क उससे पहले भेजना है, ये नहीं कि 10 मिनट पहले भेज रहे हो। ये हो गया, और फ्लो चार्ट की भी फोटो मेरे को भेजनी है, फिर हम देखते हैं कि आगे कैसे, मतलब क्या संडे करना है। शाम को, हाँ जी, संडे शाम को रख लो क्लास। संडे को, हाँ नहीं संडे को रख लूं मैं, ये कह रहे हो आप? अच्छा, वो आ जाएगी ना, मतलब उसने बोला था ना। जानवी, नहीं कोई नहीं, हाँ, अभी आप 2 हो गए ना वीक में, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक रख लेंगे, कोई नहीं, 2 वीक इसमें। ठीक है, ओके। हाँ, अभी ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है हमारे को, हमारा सही चल रहा है, नेक्स्ट वीक रख लेंगे, नेक्स्ट वीक 3 रख लूंगा, जिससे हमारा ये चैप्टर ही फिनिश हो जाए। ठीक है, तो अभी ट्यूसडे मिलते हैं 12 बजे। एंड मैंने रिक्वेस्ट की थी आपसे, मैं ऑब्वियसली फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज यार थोड़ा थोड़ा फीस आप लोग डिपॉजिट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा सारी, जो जो इंस्टॉलमेंट है, थोड़ा हमारे को भी, आपको पता ही है हमारे को भी चाहिए, वैसे तो थोड़ा थोड़ा आपका जो भी आपको कन्वीनियंट हो, मम्मी पापा से बात करके वो आप ऑनलाइन जमा करा दो। तो ठीक एक है, बार नोट कर ले सारा वो स्टार्टिंग से। कौन सा कौन सा? स्टार्टिंग से, हाँ हाँ, करो करो स्टार्टिंग करो। वाली स्लाइड। हाँ, जो करना चाहते हो कर लो, वैसे तो ऐसे कोई है नहीं। यूटिलिटी हाँ, ये करा वैसे वो पहले। इससे बाद वाला, इससे इससे पहले वाला, पहले, ये हाँ इससे भी पहले। ये ये हाँ एक बार। गिरीश, एक बार मैम से बात कर लेना और देख लेना फीस का क्या दिक्कत है रही। कल बात हो गई है मेरी अच्छा, तो अभी बीएस की नहीं आई ना आपकी? सर, मैम ने इंग्लिश में डाल दी है वो। हाँ वही वही है, तो आप एक बार जब भी मम्मा पापा से एक बार कन्वीनियंटली बात कर लेना, एक कुछ अमाउंट सर वो जमा करा दो। कल कल परसों तक पापा कर देंगे, क्योंकि अभी पापा आज ही हाँ निकल मैं गए, वो वही कह मैं रहे कह थे रहा हूँ, मेरे ऐसे को कोई भी जल्दी जमा। नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भी टाइम मिले सही हो कर। यस सर।
तो घर पे कैसे चल रहा था काम? अगर मम्मी पापा दोनों ही क्वारंटीन हो गए थे तो कैसे चल रहा था काम? फिर बाकी काम मैं कर रहा था, दीदी खाना बना रही क्या बात है, क्या बात है, ये काम कर रहे थे आप? थी। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, मम्मी पापा की सेवा करनी चाहिए। तो वेदिका समझ आ गया सारा? कोई डाउट तो नहीं किसी भी पॉइंट पे? awesome. वेरी गुड बेटा, अच्छे नंबर लाने, इसमें 95 अबव चाहिए मेरे को तुम तीनों से। 95 अबव, 95 नहीं, 95 अबव चाहिए तुम तीनों, मतलब वेदिका के तो नहीं, बट पुलकित की बहन के 95 थे, गिरीश की बहन के 95 थे बीएस में, तो अब उनको बीट करना है नहीं करना? करूंगा सर, वेट करो। करना है। देखो मेरे को औरों का तो पता नहीं, लेकिन देखो मेरे में तो लाने हैं, फिर रुचिका को मैं बोलने लायक तो रहूं कुछ। सर मेरी बहन भी आप ही तेरे से बोलने वजह से पढ़ती लायक है। भाई हो, को 98 99 पे ले आया है। सर कुछ मेरी तो बहन भी बोलने आप ही लायक। से पढ़ती कौन है। वेदिका आपकी कौन थी सिस्टर? सर रिद्धिमा गुप्ता। अच्छा, ओहो, रिद्धिमा गुप्ता, हाँ हाँ, यस यस यस। रिद्धिमा, आप रियल सिस्टर है रिद्धिमा आपकी? सर मेरी ताऊ जी की बेटी है वो, अच्छा, पर ताऊ जी की बेटी है। हाँ, तभी वो शायद आपके जो वो फादर या चाचा जी है वो उसको जानते हैं, नितिन भैया को, क्योंकि रिद्धिमा के टाइम में वो मेरे को नितिन भैया का एक बार फोन आया था। यस अच्छा, सर। ओके ओके। हाँ, रिद्धिमा मेरे से बीएस में पढ़ी थी, रिद्धिमा मेरे से ग्रेजुएशन में भी पढ़ी थी। ओके, लिख लिया पुलकित? यस सर, एक बार लास्ट दिखा दो फिजिकल वाला। हाँ, एक मैंने ये इसकी वो बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग।